Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ये जो किताब है, ये जो स्वप्न को दिखाती है, इसको पढ़ते हुए मुझे हम जब छठी कक्षा या 7वीं में थे, मुझे याद नहीं है, एक कविता हम लोग पढ़ते थे, यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पे मेरे। ये भारत जो 100वें साल में जो आप इसका एक स्वप्न देखते हैं कि इन स्तंभों पर आगे चल के हम वहाँ पहुँच सकते हैं। कोई मुश्किल, कोई कठिन लक्ष्य प्रधानमंत्री ने नहीं रखा है या पूरी दुनिया जिसे आकलन करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत कठिन नहीं है। आप जब इस समय IMF में हैं, पहले भी आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो लगातार दुनिया के सबसे अच्छे स्कूलों से रही है और वैचारिक तौर पे विश्व स्तर पर आपकी बात को जब सुना जा रहा है, तब भारत के लिए यह स्वप्न जो आप देखते हैं, जिसे आप यथार्थ कहते हैं, इस किताब में आप कहते हैं, आप ऐसा नहीं है कि केवल एक सपना देखते हैं या कोई नारा दे देते हैं। आपने तमाम बिंदुओं की बात की है। ये किताब आपके दिमाग में कैसे आई और कैसे आपने सोचा कि मुझे ये लिखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं जब 2021 में जब मेरी अवधि समाप्त हो रही थी मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, तब भारत में वो जो 75वां साल आज़ादी का वो चल रहा था। तो तब जब 75वां साल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी तब कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ गतिविधियाँ हो रही थी, तब स्वाभाविक तरह से मुझे एक्चुअली मेरा ख्याल जाने लगा कि 100 साल जब भारत का होगा तब कैसा होगा। और चूँकि मैंने ये देखा है, अनुभव किया कि कुछ देश हैं जो इतना प्रगति किया है उन्होंने, तो एक मेरे में अंदर एक इम्पेशंस कह लीजिए वो रहता है कि भारत को भी ऐसा करना है। और जैसे आप कह रहे थे कि जो हमारे पिताजी देशभक्ति की जो बात करते थे, जैसे जब मैं करीब 2001 में जब PhD करने गया, तब मैं कह के गया था उनसे कि मैं वापस आऊँगा, कि उनको ये डर था कि मैं वहीं रह जाऊँगा। और जब मैं आया वापस 2010 में, तब मुझे फिर एशिया में बाकी स्कूल्स वगैरह से ऑफ़र आने लगे। तो हमारे पिताजी तब बोलते थे कि नहीं यहीं पे रहो, यहाँ पे जो भी तुम्हारा टैक्स है वो टैक्स जो है वो भारत के जो नागरिक हैं उनके पास उनके इसमें जाए, और जो तुम छोटा भी जो भी करोगे एक्चुअली इस देश के लिए करना। तो जैसे मेरे को कई बार लगता था कि मैं PG नायक कमेटी में था जब RBI के थे, तब वो जीवित थे। तो हालांकि वो खुद उन्होंने इतना पढ़ाई मतलब फॉर्मली नहीं किया, लेकिन वोरेशियस रीडर थे, बहुत पढ़ते थे एक्चुअली, गीता से लेकर इंडियन फिलॉसफी सब कुछ। और मुझ में जो भारतीय संस्कृति के प्रति जो इतना आदर है वो उन्हीं के कारण आया है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली एक्सपोज किया है उस पर। तो तब वो ये होता था कि मैं बताता था पूरे करीब 2-2.5 घंटे, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम मीटिंग होती थी RBI में, और बॉम्बे में तब रहते थे एक्चुअली। तो सब पूछते थे कि क्या हुआ, तुमने क्या बोला, और बाकी लोगों ने क्या उसका। तो मैं कई बार एक्चुअली जब मैं सरकार में था तो मुझे लगता था कि, और आप विश्वास नहीं करेंगे, कल रात को भी मुझे लग रहा था कि ऐसे ही सोचते कि कितना अच्छा लगता मुझे आपको बतलाने में कि PM साहब ने ऐसा कहा, FM साहब ने ऐसा कहा। तो ये जो सपना है, आधा तो हमारे पिताजी का ही हम में है कि भारत एकदम उभर के आए उसमें। तो मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ आपको एक्चुअली, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसे देखें, कि ताकि भारत में भी और भारतीयों में हम में ये विश्वास आए कि हम भी कर सकते हैं। जो जैसे पहला उदाहरण मैं आपको जापान का दूंगा। 1970 से 1995, 25 साल की अवधि। और ये 25 साल की अवधि मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कई बार जब हम पूरा आंकलन ना करें
तो लगता है कि अरे ये तो एक सपने के रूप में लगता है, लेकिन सपना सच होता हुआ ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 25 साल की अवधि में आपकी जो जीडीपी है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इसीलिए ये 25 साल की अवधि का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। 1970 में जापान जो करीब 220 बिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी थी। 1995 में 5.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि करीब-करीब 26 गुना, ये दर्शक ध्यान दें, 26 गुना उनकी जीडीपी मल्टीप्लाई हुई। ऐसे ही आप लें तो एक और उदाहरण लें चीन का। और चीन का उदाहरण मैंने पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि दर्शक ये समझेंगे अरे चीन तो डेमोक्रेसी नहीं है, जापान लेकिन डेमोक्रेसी। चीन 1996 से 2021 दोबारा 25 साल की अवधि, उसमें उनकी जो जीडीपी है 22 गुना मल्टीप्लाई हुई। और मैंने जो यहाँ पे अनुमान लगाया है, ये अभी आप 2023 में ले तो भारत का करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर का, तो 15-16 गुना मैंने, तो जापान का जो 26 गुना है या चीन के 22 गुना के मुकाबले उतना महत्वाकांक्षी नहीं है। लेकिन फिर भी 55 ट्रिलियन जब भारत 2047 में और बनेगा, उसमें कि क्या चाहिए, जैसे आपने 4 स्तंभों का बात किया, 4 स्तंभ जाके एक्चुअली मिलजुल के 8% का जो विकास दर है उस पे रुकते हैं। सबसे अहम वो है। और 8% का विकास दर यदि भारत कर पाए औसताना अब से लेकर 2047 तक, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। और तब 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी तो भारत जो है सबसे बड़े जो देश हैं उनके साथ में खड़ा रहेगा। और ये ऐसा एक जो स्थिति है, ये 13वीं सदी या 14वीं सदी में हुआ, जब भारत इतनी बड़ी सारे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में, मतलब सबसे नंबर 1 या नंबर 2 में गिनती होती थी। तो ये जो अवसर है अगला 20-25 साल में अवसर, ये कुछ शताब्दियों में आने वाला अवसर है, ये कुछ दशकों में आने वाला अवसर नहीं है। तो इतनी महत्ता है इसकी, इसीलिए 8% विकास दर के लिए जो हमें करना है, जो नीतियां बनानी है और जो 4 स्तंभों पे काम करना है, ये मेरे अनुसार ये बहुत ऐतिहासिक, तो मैं वो शब्द भी इसको एक्चुअली इसकी जो महत्ता है उसको पूरा भर नहीं सकता।